स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं 27 जुलाई को जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी के संबंध में। दोस्तों इससे पहले जो है इसका पार्ट 1 जो है ये पब्लिश किया जा चुका है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक डिस्कस किया था। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा उन लोगों के लिए जो जेएसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस अभी हाल के दिनों में पूछे गए हैं, ये इससे आपको ये आइडिया मिल पाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 26 पर जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, इन द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एफ बाथ्स ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज एंड एपिटोम ऑफ ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज वेयर पब्लिश्ड इन डैश एडी। ठीक है, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एफ बैच की ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज और एपिटेम ऑफ ग्रामर ऑफ उरांव लैंग्वेज डैश एडी में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ये जो दोनों पुस्तक के बारे में जिक्र किया जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये कब प्रकाशित हुए थे, इसका आपको जो है आंसर करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1786 ईस्वी, 1986, 1886 या 1686। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन सी, सन 1886 ईस्वी में ये दोनों बुक्स जो है ये पब्लिश हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, द लड़का कोल या कोल रेबिलियन इन 1832 वर द ट्राइबल पीपुल फॉट अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ ब्रिटिश एंड लैंडलॉर्ड्स वाज लेड बाय। ठीक है, 1832 ईस्वी में जो लड़का कोल या कोल विद्रोह हुआ था, जहाँ पर आदिवासी लोगों ने ब्रिटिश और जमींदारों के दमनकारी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसका नेतृत्व जो है निम्न में से किनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, थम्मन डोरा, जतरा भगत, वीर बुद्धू भगत या लक्ष्मण नायक। सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन सी है, वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो है ये कोल विद्रोह लड़ा गया था 1832 ईस्वी का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो पूछा गया है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के 27 जुलाई के एग्जाम में। कहा जा रहा है दोस्तों, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, एक सीरीज दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका मिसिंग नंबर जो है ये फाइंड कीजिए। ठीक है, ऑप्शंस ये सीरीज पहले हम लोग देख लेते हैं। सीरीज दिया हुआ है 4.6, उसके बाद दिया हुआ है 5.2, उसके बाद 5.8, उसके बाद दिया हुआ है 7। ठीक है, बीच में एक ब्लैंक भी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.6 जो है ये ऐड किया गया है, इसमें भी 0.6 ऐड किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग 0.6 ऐड करेंगे तो 6.4 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से ऑड वन जो है, जो अलग है, असंगत है, उसको आपको चुनना है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं सी डी एफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सी के बाद डी और डी के बाद ई छोड़ के फिर एफ आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एस के बाद टी और टी के बाद यू छोड़ के फिर भी आया हुआ है, यू के बाद भी और भी के बाद डब्ल्यू छोड़ के एक्स आया हुआ है, और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है जी के बाद एच होना चाहिए था, तो एच नहीं है जबकि आई दिया हुआ है। तो यहाँ जो है हम लोगों को आंसर मिल गया, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, इसको देख लेते हैं। एमंग 5 बॉयज़, ठीक है, 5 लड़कों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। वसंत इज़ टॉलर देन मनोहर। ठीक है, वसंत जो है ये मनोहर से टॉलर है, तो वसंत को ऊपर रखेंगे, मनोहर को नीचे लिखते हैं। ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज राजू, बट राजू के इतना लंबा नहीं है, तो राजू जो है ये वसंत से भी ऊपर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जयंत इज़ टॉलर देन दीपन, जयंत जो है ये दीपन से टॉलर है, बट शॉर्टर देन मनोहर, बट मनोहर से शॉर्टर है यानी कि नीचे है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज़ द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो इसमें से सबसे टॉलर कौन सा है, तो आर राजू जो है ये सबसे अधिक लंबा है। तो दिए हुए ऑप्शंस में राजू जो है दोस्तों ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो है दोस्तों एक और सीरीज दिया हुआ है यहाँ पर एक्स वी आर ओ एल जे या एच जी और उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है। तो दोस्तों इस सीरीज़ का जो है आप
इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, और जो भी इसका रिलेशनशिप आपको समझ में आया दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है हम सभी को भी बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच ऑफ द 3 साइंस मस्ट बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा इंटरचेंज जो है ये सही है। अगर हम लोग ये साइंस को इनमें से किस चीज़ से इंटरचेंज कर देंगे तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको कैसे बनाना है, ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करना होगा। आपको हर एक को जो है ट्राई करना होगा और देखना होगा कि किससे ये इक्वेशन सही होगा। यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि 9 × 7, ठीक है, उसके बाद +7, उसके बाद -35, तो ये जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि 9 × 7 जो है हो जाएगा 63 +7 यानी कि 70 हो जाएगा, -35, तो 70 - 35 हो जाएगा। ये इक्वेशन इससे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ए बॉय इज़ फेसिंग साउथ ईस्ट। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन का सिंबल्स हम लोग बना लेते हैं। ये नॉर्थ होता है, नीचे में जो है साउथ, इधर राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ए बॉय इज़ फेसिंग साउथ ईस्ट। एक बॉय जो है ये साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में 90 डिग्री मुड़ रहा है, यानी कि इस दिशा में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कहा जा रहा है देन अनदर 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री घूम गया, यानी कि इस डायरेक्शन में घूम गया। ठीक है, अब जो है ये इस डायरेक्शन में घूम गया। अब कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है 360 डिग्री जो है ये क्लॉकवाइज में घूम जा रहा है। 360 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में घूमे ये सेम उसी डायरेक्शन में रह जाएगा। तो टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्शन देख सकते हैं नॉर्थ प्लस ईस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व डायरेक्शन। अब जो है दोस्तों एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इन दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। इनके आधार पर जो है आपको सही ऑप्शंस को चुनना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सम कैट्स आर रैट्स। कुछ कैट्स जो हैं ये रैट्स हैं, तो कुछ कैट्स रैट्स हैं, तो इसके रिलेशनशिप को हम लोग वेन डायग्राम में ऐसे डिनोट कर सकते हैं। कहा जा रहा है सम रैट्स आर एंट्स। ठीक है, कुछ रैट्स जो है ये एंट्स हैं। अब यहाँ पर 2 तरीका हो सकता है। एक तो ये कि जो रैट्स जो है ये कुछ रैट्स जो है ये एंट्स हैं यहाँ पर हो सकता है, या फिर ये एंट्स जो है ये यहाँ पर हो सकते हैं। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि कैट्स जो है ये एंट्स हैं कि नहीं। अगर कैट्स भी एंट होंगे तो यहाँ पर होगा, कैट एंट नहीं होंगे तो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब तीसरा जो दिया हुआ है सम एंट्स आर फ्लाइज। कुछ एंट्स जो है ये फ्लाइज हैं, तो ये जो है ये फ्लाइज हैं, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है फ्लाइज, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा है कि एंट्स फ्लाइज जो हैं ये एंट्स हैं, ये तो हमें पता चल रहा है, बट ये नहीं कहा जा रहा है कि कैट्स और रैट्स जो है ये एंट्स हैं कि नहीं। अब कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। सम फ्लाइज आर एंट्स। ठीक है, सम फ्लाइज आर एंट्स। जब सम एंट्स आर फ्लाइज तो सम फ्लाइज आर ऑल्सो एंट्स। ये दोनों जो सिचुएशन है इसको फुलफिल कर रहा है, तो कंक्लूजन 1 जो है ये सही होगा। कंक्लूजन 2 हम लोग देख लेते हैं। सम एंट्स आर रैट्स। जब सम रैट्स आर एंट्स तो सम एंट्स आर भी ऑल्सो रैट। ठीक है, ये भी सही है। अब कहा जा रहा है कि नो रैट इज़ ए फ्लाई। कोई भी रैट जो है एक फ्लाई नहीं है। अगर ये वाला सिचुएशन है तब तो ये ठीक है, बट अगर ये वाला सिचुएशन है तब जो है ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है नो कैट इज़ ए फ्लाई। अगर ये वाला सिचुएशन है तो ठीक है, बट ये वाला सिचुएशन में जो है ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 जो है ये सही होगा। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है इसमें लिखा हुआ है ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं दोस्तों। पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीटा। रीटा की तरफ पॉइंट करते हुए नितिन ने कहा, क्या कहा? आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। ठीक है, उनकी माता की इकलौते बेटे का मैं इकलौता बेटा हूँ। ठीक है, उनकी माता के बेटे का मैं इकलौता बेटा हूँ, यानी कि रीता की ओर इशारा किया है, तो रीता की माता, ठीक है, रीता की मदर, इनके बेटे का सन, ठीक है, इनके सन का इकलौता सन है ये। ठीक है, कहने का मतलब है ये रीता और इसके पिताजी जो हैं ये दोनों आपस में ब्रदर्स सिस्टर्स हुए, तो ये जो है ये नितिन जो है ये नितिन है।
तो कहा जा रहा है कि रीता जो है ये नितिन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो रीता जो है ये नितिन की कौन हुई, यानी कि पिताजी की बहन है, तो ये इसकी बुआ हुई। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, बुआ। ठीक है, आंट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो किस तरह से ये दिया हुआ है रिलेशनशिप, आइए जानने का प्रयास करें। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, डी है, उसके बाद EFGH। ठीक है, तो EFGH यानी कि 4 नंबर जो है, 4 अक्षर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 4 लेटर आगे। N है तो OPQR 4 अक्षर आगे। B है तो UVWXYZ 4 अक्षर आगे, और S है तो TUVW 4 अक्षर आगे। इसी तरह जो है इसमें आपको 4 अक्षर आगे बढ़ते जाना है। तो I है तो JKLM, R है तो STUV, Q है तो RSTU, और F है तो GHIJ, तो MVUJ इसका सही उत्तर होगा। MVUJ कहाँ है, ऑप्शन 3 में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया है कोड लैंग्वेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेट को जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो इक्वालिटी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो इंटरनेट को जो है दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है कि कैसे लिखा गया है। तो आई को कर दिया गया है जे, और इसका प्लेस आई और एन का प्लेस बदल दिया गया है। ठीक है, और आई को कर दिया है जे और एन को कर दिया है ओ, यानी कि एक एक अक्षर बढ़ाते गया। तो ई को हम लोग कर देंगे एफ और क्यू को कर देंगे आर, तो आर एफ पहला 2 अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए टी और ई है। ठीक है, तो टी और ई, टी को कर दिया गया है यू भी। ठीक है, 2 अक्षर बढ़ाया गया है। तो इसी तरह से आपको यू को कर देना है भी डब्ल्यू, और ई को जो है ये कर दिया गया है दोस्तों एफ जी। ठीक है, तो 2 अक्षर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको ए दिया हुआ है तो बी सी हो जाएगा, 2 अक्षर बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों इस तरह से जो है आपको इसको पूरा करना है, तो आर एफ डब्ल्यू सी इस तरह से। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जब हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन डी जो है ये आंसर हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 जो जनरल साइंस से जुड़ा हुआ है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ। ठीक है, मसूड़ों में रक्त का जो स्राव होता है ये किसकी कमी से होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, या नॉन ऑफ द ऑप्शंस। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त स्राव होता है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है द मल फंक्शनिंग ऑफ डैश कॉजेज जॉन्डिस। ठीक है, डैश की खराबी की वजह से पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं किडनीज, लीवर, लंग्स या स्टोमिक। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है लीवर। लीवर की खराबी से जो है ये पीलिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए डॉग बाइट। ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं स्कर्वी, रेबीज, कैंसर या इन्फ्लुएंजा। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, रेबीज। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द। ठीक है, किसी भी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं वस्तु की सामग्री, किस चीज़ से वो वस्तु बना हुआ है उस पर, वस्तु की गुणवत्ता पर, वस्तु को कंपन कराने के लिए जो प्रयुक्त बल है उस पर, या वस्तु के तापमान पर। दोस्तों जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी, वस्तु को कंपन कराने के लिए जो बल का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसी पर उस वस्तु का साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व का एसआई यूनिट जो है ये क्या है। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है दोस्तों इसका क्या होगा, ये है प्रश्न। दोस्तों ऑप्शंस दिए हुए हैं केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, इट हैज़ नो यूनिट्स या मीटर क्यूब। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन सी, इट हैज़ नो यूनिट्स, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो है दोस्तों ये रेशियो है और इसका कोई इकाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 जो पूछा गया है दोस्तों ये है द सब्सटेंस दैट डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द। ठीक है, वह पदार्थ जो एक समन्वय सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं लुईस अम्ल, लुईस क्षार, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लोरी अम्ल या ब्रॉन्स्टेड लोरी क्षार।
दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, लुईस छार। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है एल्यूमिनियम फॉइल इज़ यूज फॉर रैपिंग। एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है लपेटने के लिए, किस चीज़ को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, फूड आइटम यानी कि खाद्य वस्तुओं को, क्लॉथ यानी कि कपड़े को, प्लास्टिक को, या वायर्स यानी कि तारों को। दोस्तों दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। फूड आइटम को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है बेरिलियम इज़ वेरी सिमिलर टू। ठीक है, बेरिलियम इनमें से किसके सिमिलर होता है, काफ़ी हद तक एक समान होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लिथियम या रेडॉन। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है एल्यूमिनियम। बेरिलियम जो है ये काफ़ी हद तक एल्यूमिनियम के समान होता है, समरूप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है ये कितनी होगी? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 4, 6 या 8। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है दोस्तों व्हेन डज लूनर इक्लिप्स अकर। ठीक है, लूनर इक्लिप्स जैसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, ठीक है, जो कि असंभव है, जब सूर्य पृथ्वी और मंगल के बीच होता है, ये भी असंभव है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण जो है ये कब होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन ए, जब पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज़ बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज़। ठीक है, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा टाइप जो है ये लॉजिकल वैल्यूज़ को बेस्ट सूट करता है, प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, बुलियन या डबल। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है बुलियन। बुलियन जो है जिसे हम लोग लॉजिकल वैल्यूज़ के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू मॉडिफाई ए कॉलम इन ए टेबल। ठीक है, एसक्यूएल में इनमें से कौन सा कमांड का इस्तेमाल किया जाता है टू मॉडिफाई ए कॉलम इन ए टेबल? एक तालिका, निम्न में से किस कमांड का उपयोग किसी तालिका में से एक कॉलम को संशोधित करने के लिए किया जाता है जब आप एसक्यूएल में हो? ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ है, अपडेट, डिलीट, क्रिएट या अल्टर। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है अल्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए यानी कि रिट्राइव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, HTTP, IMAP, FTP या TCP। दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, IMAP। IMAP जिसे हम लोग इंटरनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए यानी कि रिट्राइव करने के लिए। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 जो JSSC के लैब असिस्टेंट में जो है ये पूछे गए थे। ठीक है, JSSC के लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, जो 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक का जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में ही कि इससे जुड़ा हुआ वीडियो जो है ये पूर्व में पब्लिश किया जा चुका है। इससे जुड़ा हुआ लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा जो है दोस्तों जो विभिन्न डेट्स को जो एग्ज़ाम हुआ है इससे भी जुड़ा हुआ अब तक का जो वीडियोज़ पब्लिश किया जा चुका है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से जो है आप देख सकते हैं कि हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो है जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं JSSC के द्वारा इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जैसा मैंने पहले बताया है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।